कल्पना कीजिए, एक युवा किसी बहुत महंगे कैफे में बैठा है। वो अपनी 300 रुपए की कोल्ड कॉफी ना एक गले हुए कागज के स्ट्रॉ से पी रहा है। हाँ, क्योंकि उसे कछुओं को बचाना है ना? बिल्कुल। और उसके कंधे पर एक कपड़े का थैला भी टंगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सेव द प्लैनेट। लेकिन ठीक उसी वक्त उस वातानुकूलित कैफे के बाहर 45 डिग्री की भयानक लू चल रही है एकदम। और कोई मजदूर चिलचिलाती धूप में ईंटें ढो रहा है, हाँ। जिसका इस पेपर स्ट्रॉ वाली क्रांति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अजीब और चुभने वाली सच्चाई का सामना करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी चर्चा है। बिल्कुल। हम आज जिस स्रोत की गहराई में जा रहे हैं वो है सिद्धांत सारंग का एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख, द ग्रिडलॉक ऑफ अवेयरनेस, जेन जेड एंड इंडियन क्लाइमेट पॉलिटिक्स, जो कि काफी कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। सच में। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि भारत की नई पीढ़ी, जिसे हम जेन जेड कहते हैं, वो जलवायु परिवर्तन को लेकर इतिहास की सबसे ज्यादा जागरूक पीढ़ी तो है। हाँ, जानकारी तो उनके पास पूरी है। बिल्कुल। लेकिन इतना जागरूक होने के बावजूद राजनीतिक और जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि ये लेख उस हर बात को चुनौती देता है जो हम पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचते आए हैं। एकदम सही कहा आपने। इस पूरी बहस की शुरुआत उस रोजमर्रा के अपराध बोध से होती है, जिसे आज के युवाओं के मन में ना बहुत गहराई तक बैठा दिया गया है। अपराध बोध मतलब गिल्ट? हाँ, गिल्ट। अगर हम आज के सामाजिक विमर्श को देखें तो जेन जेड को अक्सर पाखंडी या हिपोक्रेट साबित करने की एक होड़ सी मची रहती है। वो कैसे? देखिए, विमर्श ये है कि एक तरफ तो ये युवा जलवायु की इतनी चिंता करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ फास्ट फैशन के सस्ते और ट्रेंडी कपड़े खरीदते हैं जो भयानक प्रदूषण फैलाते हैं। फिर करते हैं। बिल्कुल। इस विरोधाभास को अक्सर उनके दोहरे मापदंड के रूप में पेश किया जाता है। समाज उन्हें कहता है कि तुम तो पाखंडी हो। लेकिन एक मिनट, क्या कपड़े के थैले इस्तेमाल करना या कागज के स्ट्रॉ अपनाना पूरी तरह से बेकार है? कम से कम शुरुआत तो हो रही है ना? हाँ, वो तो है। क्या हम और लेखक युवाओं के इस प्रयास को कुछ ज्यादा ही नहीं नकार रहे हैं? आखिर वो कोशिश तो कर रहे हैं, फिर उन्हें पाखंडी क्यों कहा जाए? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत के अनुसार असली समस्या युवाओं का पाखंड है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि जिसे हम पाखंड कह रहे हैं वो दरअसल उनकी सत्ता या शक्ति की कमी है। शक्ति की कमी मतलब पावरलेसनेस? बिल्कुल, पावरलेसनेस। सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से पूरी बहस को ना व्यक्तिगत विकल्पों तक सीमित कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रहा? हाँ, एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया गया है जो व्यक्तियों को केवल ऐसे विकल्प देता है जो देखने में अच्छे लगते हैं, जिन्हें लेखक दिखावती रूप से प्रभावी या कॉस्मेटिकली इफेक्टिव कहते हैं। जैसे वो पेपर स्ट्रॉ वाला उदाहरण? एकदम सही। एक आम इंसान अपना बैग खुद ले जा सकता है, अपनी कॉफी का कप बदल सकता है, लेकिन कोयला खदानों के आवंटन पर उसका क्या जोर है? कुछ भी नहीं। क्या वो शहर की नई मेट्रो लाइंस का डिजाइन तय कर सकता है, या फिर देश की उन कृषि नीतियों को बदल सकता है जो असल में जमीन और पानी को सोख रही हैं? हाँ, वो बड़े फैसले तो सरकार और कॉर्पोरेट्स लेते हैं। वही तो। ये वो बड़े नीतिगत फैसले हैं जो असल में पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान की पहुंच इन फैसलों तक है ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे कोई किनारे पर खड़ा होकर एक छोटी सी चम्मच से समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सही उपमा दी आपने। है ना? और उसके ठीक पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पाइप उसी समुद्र में हजारों गैलन दूषित पानी और औद्योगिक कचरा लगातार छोड़ रहे हों। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि वो चम्मच वाला इंसान खुद को ही दोषी मान रहा है। हाँ। वो सोच रहा है कि वो पर्याप्त पानी बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो क्या हमारा सिस्टम जानबूझकर सारा भार व्यक्ति के कंधों पर डाल रहा है ताकि उन बड़े उद्योगों और सत्ताधारियों से ध्यान हटाया जा सके? देखिए, समुद्र वाली ये उपमा इस सिचुएशन को समझने के लिए एकदम सही दिशा देती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। क्या पेच है? चम्मच वाला इंसान सिर्फ पानी नहीं निकाल रहा है, वो इंस्टाग्राम पर उस चम्मच के साथ अपनी सेल्फी भी डाल रहा है। ओ वाओ, हाँ, दिखावा। बिल्कुल। और लेखक का असल निशाना इसी दिखावे पर है। जब पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि व्यक्तिगत स्तर पे कौन कितना कार्बन बचा रहा है, तो असली मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। एकदम। तो कोई ये सवाल नहीं पूछता कि 70% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार वो चंद विशाल कंपनियां आखिर कर क्या रही हैं? ये तो बहुत ही सुविधाजनक है उन कंपनियों के लिए, है ना? व्यक्तिगत अपराध बोध एक ऐसा हथियार बन गया है जो सिस्टम को जवाबदेही से बचाता है। जब इंसान खुद को ही अपराधी मानने लगता है तो वो बड़े ढांचे से लड़ना छोड़ देता है। समझ गए।
तो अगर ये चम्मच से पानी निकालने वाली व्यक्तिगत कोशिशें नाकाफी हैं और असली समस्या वो बड़े पाइप हैं जो कचरा उगल रहे हैं, हाँ, तो जाहिर है कि बदलाव सिस्टम के अंदर से आना चाहिए। उन पाइपों को बंद करना होगा। बिना उसके कुछ नहीं होगा। और सिस्टम बदलने के लिए, नीतियां बदलने के लिए हमें राजनीतिक रास्तों की जरूरत होती है। लेकिन स्रोत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ते फिलहाल भारत में कहीं मौजूद ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन जैसी विशाल और जटिल समस्या से निपटने के लिए ना हमें संगठित राजनीतिक प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए संसद में बहस होनी चाहिए, नए और सख्त कानून बनने चाहिए और सबसे जरूरी क्या है, लगातार नागरिक दबाव, जो कि जमीनी स्तर पर हो। हाँ, लेकिन भारत के वर्तमान राजनीतिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए लेखक बताते हैं कि यहाँ युवाओं की जलवायु संबंधी चिंताओं को राजनीतिक लाभ या पॉलिटिकल लेवरेज में बदलने का कोई तंत्र ही विकसित नहीं हुआ है। कोई उदाहरण है इसका? स्रोत में 2024 के आम चुनावों का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। इतने बड़े चुनाव में जहाँ करोड़ों लोगों ने वोट डाला। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। बिल्कुल। लेकिन किसी भी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी ने जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। चुनाव रोजगार, धर्म, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर लड़े गए। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर इस देश के भविष्य के अस्तित्व से जुड़ा है, वो चुनावी मंचों और घोषणा पत्रों के मुख्य पन्नों से पूरी तरह गायब था। पूरी तरह से गायब। यहाँ एक बात और सच में सोचने वाली हो जाती है। अगर हम भारत के डेमोग्राफिक्स को देखें ना, तो युवा इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। करोड़ों नए मतदाता हर चुनाव में जुड़ते हैं। हाँ, युवा आबादी बहुत बड़ी है। और राजनेता हमेशा वोट बैंक को लुभाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, उनकी नब्ज टटोलते हैं। तो अगर ये युवा जलवायु परिवर्तन को लेकर इतने डरे हुए हैं, तो राजनेता उनके इस सबसे बड़े डर को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि युवाओं ने खुद कभी इसे एक ठोस राजनीतिक मांग नहीं बनाया? देखिए, राजनेता आमतौर पर बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। वे उन्हीं मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं जो चुनाव की हार जीत तय कर सकते हैं, जो उन्हें वोट दिला सके। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, जबकि चुनावी चक्र तो 5 साल का होता है ना। हाँ, 5 साल में उन्हें दोबारा वोट मांगने जाना है। और युवाओं की चिंता अभी तक उस तरह के संगठित वोटिंग पैटर्न में नहीं बदली है, जहां कोई नेता ये सोचे कि अगर मैंने पर्यावरण के खिलाफ फैसला लिया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो जब तक राजनेताओं को अपनी कुर्सी का डर नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। जब तक ऐसा नहीं होता, राजनीति के लिए ये मुद्दा अदृश्य रहेगा। और जब राजनीति के दरवाजे बंद लगते हैं, जब सत्ता के गलियारों में युवाओं की बात नहीं सुनी जाती, तो वो हताश हो जाते हैं। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वे अपनी हताशा और अपनी आवाज लेकर डिजिटल दुनिया की ओर मुड़ जाते हैं। वे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो एक अलग ही तरह का दलदल है ना। एक युवा वहां ये सोचकर जाता है कि वो लोगों को जागरूक करेगा, कोई बड़ा ऑनलाइन आंदोलन खड़ा करेगा। वो शुरुआत तो इसी उम्मीद से करता है। लेकिन लेख में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि ये प्लेटफॉर्म उन्हें सशक्त करने के बजाय मानसिक रूप से पूरी तरह सुन्न कर रहा है। पर्यावरण के मामले में इसका मतलब है विनाशकारी कंटेंट या एक्सटिंक्शन कंटेंट को बढ़ावा देना। ग्लेशियर टूटकर समुद्र में गिर रहे हैं, अमेज़न के जंगलों में भयानक आग लगी है, हाँ, या कहीं बाढ़ में पूरे के पूरे घर बह रहे हैं। एकदम लगातार इस तरह की खौफनाक तस्वीरें और वीडियो आपकी फीड में आते रहते हैं। एल्गोरिदम को लगता है कि वो आपको एंगेज कर रहा है, लेकिन असल में वो आपके दिमाग पर हथौड़े मार रहा है। शुरुआत में तो इस तरह के वीडियो देखकर लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। हाँ, पहला रिएक्शन पैनिक का होता है। एक्शन नहीं आता, इससे सिर्फ एक गहरी न खत्म होने वाली एंजाइटी पैदा होती है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को साइकिक नंबिंग या मानसिक सुन्नता कहा जाता है। साइकिक नंबिंग? हाँ, ये लेखक के विश्लेषण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जब किसी इंसान का दिमाग लगातार ऐसी विशाल आपदाओं और तबाहियों का सामना करता है जिनका वो अकेले कोई समाधान नहीं निकाल सकता, तो दिमाग हार मान लेता है। एक तरह से हाँ, दिमाग खुद को इस मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए एक रक्षा तंत्र अपनाता है। वो महसूस करना ही बंद कर देता है। सहानुभूति और डर की जगह एक तरह की थकावट ले लेती है। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ, ये एक ऐसी हॉरर फिल्म को लूप पर देखने जैसा है जहां शुरुआत में तो बहुत डर लगता है। बिल्कुल। जब स्क्रीन पर पहली बार कोई खौफनाक दृश्य आता है तो आप चीख पड़ते हैं, आपकी धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन अगर वही फिल्म, वही डरावने दृश्य आपको लगातार 10 दिन तक दिन रात दिखाए जाएं, तो आप बोर होने लगेंगे। हाँ, या आपका दिमाग उस डर के प्रति अभ्यस्त हो जाएगा।
कुछ समय बाद आप सुन्न हो जाते हैं, बस खाली आंखों से स्क्रीन घूरते रहते हैं और शायद पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। एकदम सही। तबाही आपके सामने हो रही होती है, लेकिन आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती। ये तो बहुत डरावना है। और ये सुन्नपन सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक राजनीतिक परिणाम है। लगातार क्लाइमेट ग्रीफ या जलवायु संबंधित दुख झेलने के कारण जेन जेड की एक पूरी पीढ़ी मानसिक रूप से थक चुकी है। तो उनमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची। इसी थकान का सीधा नतीजा ये है कि वे राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। वे हर रोज दुनिया खत्म होने की जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस जानकारी को लेकर कोई एक्शन लेने की, सड़कों पर उतरने की ऊर्जा उनमें नहीं है। वे बस स्क्रीन स्वाइप करते जाते हैं। हाँ, जिसे आज की भाषा में डूम स्क्रोलिंग कहा जाता है। लेकिन रुकिए, अगर हम थोड़ा पीछे हटके इस पूरी तस्वीर को देखें ना, तो एक बड़ा सवाल उठता है, ये डूम स्क्रोलिंग आखिर कर कौन रहा है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्योंकि भारत में हर किसी के पास तो स्मार्टफोन पर घंटों बैठकर दुनिया खत्म होने के वीडियो देखने का समय नहीं है ना। ये सवाल हमें भारत के जलवायु विमर्श में मौजूद एक गहरी और कड़वी सामाजिक खाई की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ये इस लेख का शायद सबसे तीखा और विश्लेषणात्मक हिस्सा है, जो अक्सर हमारी मुख्यधारा की बहस से गायब रहता है। तो लेखक इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि भारत में जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा मुखर चर्चा कौन कर रहा है, तो हम पाएंगे कि यह मुख्य रूप से शहरी उच्च मध्यम वर्ग और शिक्षित युवा वर्ग है। वो वर्ग जो एसी कमरों में बैठता है। हाँ, ये वो वर्ग है जो वैश्विक विमर्श से जुड़ा है, जो अंग्रेजी में क्लाइमेट जार्गन समझता है। लेकिन दूसरी तरफ वो आबादी है जो असल में इस संकट से आज और अभी तबाह हो रही है। जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का वो किसान। बिल्कुल, विदर्भ का उदाहरण बहुत सटीक है, जिसकी पूरी साल भर की मेहनत और फसल एक बेमौसम बारिश या भयानक सूखे से रातों रात बर्बाद हो जाती है। या पर हमारे शहरों में काम करने वाले वो दिहाड़ी मजदूर, जिन्हें उस भयानक गर्मी में भी काम करना पड़ता है। हाँ, जिन्हें 45 या 47 डिग्री की चिलचिलाती धूप में भी निर्माण स्थलों पर काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे ना, तो शाम को उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सही बात है। इन लोगों की आवाज इस पूरी डिजिटल बहस में, इन इंस्टाग्राम स्टोरीज में तो कहीं नजर ही नहीं आती। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इन दोनों वर्गों के बीच एक बहुत बड़ा, लगभग ना पाटा जा सकने वाला फासला है। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो शहरी वर्ग सोशल मीडिया पर जलवायु पर सबसे ज्यादा बात कर रहा है, हाँ, उसकी चिंताएं जमीनी हकीकत से बहुत अलग हैं। उनके लिए जलवायु परिवर्तन का डर अक्सर उनकी खपत या कंजम्पशन के बाधित होने का डर होता है। मतलब उन्हें अपने लाइफस्टाइल की चिंता है। बिल्कुल, उन्हें ये चिंता सताती है कि भविष्य में शायद उन्हें अपनी पसंद का एवोकाडो ना मिले, या उनका मनपसंद फास्ट फैशन ब्रांड बंद हो जाए, या उनकी आरामदायक जीवन शैली में खलल पड़े। ओह, तो ये सब अपने आराम को बचाने के लिए है। काफी हद तक। इसलिए पूरी बहस आमूल चूल बदलाव के बजाय एस्थेटिक्स यानी दिखावे पर केंद्रित हो गई है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास इस चर्चा को दिशा देने की ताकत है, जो विमर्श तय करते हैं, वे वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं। हाँ, उन्हें इस बात की चिंता है कि सस्टेनेबल कपड़े कैसे दिखेंगे, जबकि जो वर्ग लू, सूखे और बाढ़ का सीधा सामना कर रहा है, जिसका जीवन और आजीविका सच में खत्म हो रही है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। उनका इस नीतिगत बहस में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यही कारण है कि हमारा जलवायु विमर्श इतना खोखला महसूस होता है। जब तक ये खाई नहीं बढ़ती, तब तक कोई भी राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की प्राथमिकताएं एकदम अलग है। एकदम। शहरी विमर्श उन बदलावों की बात करता है जो उनके इंस्टाग्राम फीड पर कूल लगें। वे उन ब्रांड्स का बहिष्कार करने की बात करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये तो एक तरह का उपभोक्तावादी एक्टिविज्म हो गया। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, उपभोक्तावादी एक्टिविज्म। लेकिन वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली सख्त नीतियों, ऊर्जा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण या बड़े पैमाने पर जमीन सुधार जैसी कठोर राजनीतिक मांगों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो विषय आकर्षक नहीं है। आकर्षक भी नहीं है और उन्हें समझना जटिल भी है। और सबसे बड़ी बात, उन बदलावों के लिए शहरी वर्ग को भी अपने आराम से समझौता करना पड़ेगा, जो वो करना नहीं चाहते। तो इस सब का असल निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर जागरूकता सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ा रही है, एल्गोरिदम हमें मानसिक रूप से सुन्न कर रहा है, और ये सारी बहस सिर्फ शहरी दिखावे तक सीमित रह गई है, तो हम करें क्या, है ना? हाँ, तो असली समाधान क्या है? हम एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, लेखक का निष्कर्ष यहाँ बहुत स्पष्ट है और ये आधुनिक संचार रणनीतियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्या कहते हैं वो? वे बताते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को बताया गया,
उसने एक ऐसी आबादी तो तैयार कर दी जो बेहद जानकार है। लोगों को कार्बन फुटप्रिंट, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सब पता है। हाँ, जानकारी की कोई कमी नहीं है। आजकल तो हर कोई एक एक्सपर्ट की तरह बात कर सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि ये सारी जानकारी होने के बावजूद ये आबादी सिस्टम को बदलने के मामले में पहले के मुकाबले रत्ती भर भी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जानकारी अब बदलाव लाने का कारण बनने के बजाय खुद बदलाव का विकल्प बन गई है, सब्स्टिट्यूट बन गई है। ये बहुत ही गहरी और डराने वाली बात है। जानकारी बदलाव का विकल्प बन गई है। बिल्कुल। मतलब हमें लगता है कि अगर हमने जलवायु परिवर्तन पर एक लंबा लेख पढ़ लिया, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली या इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी शेयर कर दी तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हमें वो डोपामिन हिट मिल जाता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, हमें लगने लगा है कि सिर्फ जागरूक होना ही समस्या का समाधान है। और यही आज के विमर्श का सबसे बड़ा भ्रम है। लेखक बहुत जोर देकर कहते हैं कि हमें अब इस इंस्टाग्राम स्टोरीज और सोशल मीडिया के इको चेम्बर से बाहर निकलना ही होगा। तो फिर असली बदलाव कैसे आएगा? असली बदलाव व्यक्तिगत अपराध बोध से नहीं बल्कि संस्थागत जुड़ाव यानी इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट से आएगा। संस्थागत जुड़ाव। सच कहें तो सुनने में ये शब्द बहुत भारी, नीरस और थोड़ा बोरिंग लगता है। हाँ, लगता तो है। इसमें सोशल मीडिया वाले एक्टिविज्म की कोई चमक दमक तो है ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। असली बदलाव लाने वाला काम हमेशा बोरिंग, धीमा और थका देने वाला ही होता है। तो जमीनी स्तर पर क्या करना होगा? इसका मतलब है अपने स्थानीय वार्ड काउंसलर या पार्षद के ऑफिस जाना, ये समझना कि आपके इलाके, आपके वार्ड का कचरा प्रबंधन कैसे होता है, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की बैठकों में हिस्सा लेना। मतलब सीधे सिस्टम से सवाल करना। हाँ, और उन पर दबाव बनाना कि वो शहर के बजट में हरियाली बढ़ाने या जल संरक्षण के लिए पैसे आवंटित करें। ये सब एक दिन में नहीं होता। तो एक आम इंसान के लिए जो आज तक सिर्फ अपने फोन पर पर्यावरण बचाने की बातें पढ़ रहा था, उसके लिए ये सफर कैसा दिखेगा? अपनी उस आरामदायक डिजिटल दुनिया को छोड़कर स्थानीय प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचने की जमीनी हकीकत क्या होगी? देखिए, ये सफर बहुत असुविधाजनक होगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, अधिकारियों से सवाल जवाब करने होंगे, और शायद इस काम पर तुरंत कोई लाइक या शेयर भी ना मिले, जो कि आज की पीढ़ी को तुरंत चाहिए होता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बदलाव इसी तरह आते हैं। मतलब जमीनी दबाव से। बिल्कुल। जब एक मोहल्ले के 100 युवा वार्ड काउंसलर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये पूछते हैं कि हमारे इलाके के तालाब क्यों सूख रहे हैं, तो उसका राजनीतिक असर 10,000 इंस्टाग्राम पोस्ट से कहीं ज्यादा होता है। राजनीति को जमीनी स्तर पर पकड़ना होगा, तभी ऊपर तक दबाव बनेगा। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे नजरिए को एक बहुत जरूरी झटका देती है। अगर हम इस विस्तृत चर्चा के पूरे सफर को समेटे ना, तो बात कुछ यहाँ आकर टिकती है कि हमें सबसे पहले उस व्यक्तिगत अपराध बोध के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा, जहाँ हम बस अपने कागज के स्ट्रॉ और कपड़े के थैलों का हिसाब रखते रहते हैं। हाँ, जबकि बड़े उद्योग बेखौफ होकर प्रदूषण फैला रहे हैं। बिल्कुल। हमारा ध्यान व्यक्तिगत खपत से हटकर सिस्टम में होने वाले बड़े ढांचागत बदलावों पर केंद्रित होना चाहिए। साथ ही भारत की राजनीति में जलवायु के मुद्दे पर जो शून्यता है, उसे पहचानना होगा। ये समझना होगा कि बिना संगठित राजनीतिक दबाव के नीतियां नहीं बदलेंगी। सही बात है। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम से होने वाली उस साइकिक नंबिंग को भी समझना होगा, ताकि हम अपनी ऊर्जा को सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग में बर्बाद करने के बजाय किसी ठोस दिशा में लगा सकें। और सबसे अहम बात, उस सामाजिक असमानता को कभी नहीं भूलना है जहां वातानुकूलित कमरों में बैठी एक आबादी यह तय कर रही है कि जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, जबकि लू और बाढ़ की मार झेलने वाला असली वर्ग इस पूरी बहस से ही बाहर रखा गया है। एकदम। जब तक हम इन जमीनी हकीकतों को अपने विमर्श का केंद्र नहीं बनाएंगे ना, जब तक ग्रामीण और मजदूर वर्ग की आवाज इसमें शामिल नहीं होगी, तब तक हमारी सारी जागरूकता सिर्फ बंद कमरों में गूंजने वाली एक बौद्धिक चर्चा बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर हम इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले इस पूरे स्रोत को खंगालने के बाद एक ऐसा विचार जहन में रह जाता है जो शायद हम सभी को आने वाले कई दिनों तक बेचैन रखेगा। वो क्या? अगर बहुत ज्यादा जानकारी और लगातार मिलने वाली डरावनी जागरूकता ने ही हमारे दिमाग को सुन्न कर दिया है,
तो शायद आज के समय में सबसे बड़ा और रेडिकल क्लाइमेट एक्शन जलवायु परिवर्तन पर एक और नया लेख पढ़ना नहीं है, एक और डॉक्यूमेंट्री देखना नहीं है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट करना नहीं है। शायद सबसे क्रांतिकारी कदम अपने फोन को बंद करना है। बिल्कुल, उस डिजिटल इको चैम्बर से बाहर निकलना है। एकदम अपने मोहल्ले के वार्ड काउंसलर या स्थानीय विधायक के ऑफिस जाना है और उनकी आंखों में देखकर ये पूछना है कि उनके पास हमारे भविष्य, हमारे पानी और हमारी हवा के लिए क्या ठोस योजना है। सही कहा। ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। क्या ये डिजिटल जागरूकता ही हमारे जमीनी एक्शन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है? क्या हम उस छोटे से चम्मच को इतनी कसकर पकड़े हुए हैं ताकि हमें पीछे लगी उन विशाल फैक्ट्रियों की तरफ ना देखना पड़े? सोचने वाली बात है। मिलते हैं अगली चर्चा में।